देखभाल, फसल में पानी देना उसी का काम हो गया था। लेकिन राजेश के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी, उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना, ताश खेलना, यही काम था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव से लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे। राजेश अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसलिए उसके खेतों में अनाज दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल कर अपने साथ ले गए। अब राजेश के घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि राजेश एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उनमें कोई अनाज बहुत बुरी चीज है नहीं था। यह देखकर राजेश की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर राजेश को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद राजेश कुछ देर तक तो जोश और उत्साह में रहता। वह सीधा कस्सी उठाकर अपने खेत में पहुंच जाता, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती। एक दिन जब राजेश की माँ राजेश को जली कटी सुना रही थी, तो राजेश ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ कि दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं रोज रात में यही सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूंगा, अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का मेरा मन नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं खुद इन चीजों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें सुनील का पड़ोसी भी सुन रहा था। सुनील का ये कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसे ही हालात मेरे बेटे की हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। आज वो बहुत मेहनत करता है, सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या बताया था? तुम भी एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलना। वो कुछ पैसे तो लेता नहीं है। अगर तुम्हारा फायदा नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर राजेश की माँ ने राजेश से कहा कि बेटा, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता तो मैं सह लूंगी, लेकिन अपने स्तर पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम कोई काम नहीं करते। एक बार तुम उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलना। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ सहायता तो तुम्हें जरूर वहां से मिलेगी। यह सुनकर राजेश अगले दिन ही उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु उसे बताते हैं कि तुम रात में ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों में काम करना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? यह सुनकर राजेश कहता है, महात्मा, वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहता है, तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर ठंडा हो जाता है। इसलिए तुम रात में तो सोचकर सोते हो, लेकिन सुबह वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा नहीं कर पाओगे, और पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी बात पर अकस्मात रूप से जोशीले मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम जीवन पर्यंत जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो। तो किसी काम को करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर एक दिन, हर एक रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है। यही सोचकर तो हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है, इसलिए तुम रोज अपनी फसल उगाने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे ही फसल उगाने की बारी आई,
तो सबसे पहले एक दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तुम ये पाओगे कि मंजिल के तुम करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे, वैसे वैसे तुम्हारा जोश और उत्साह बढ़ता जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे वो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उस पे कभी चढ़ने का फैसला ही ना करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है, तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाओ, ना ज्यादा ना कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर कर देता है, वो ये है, हम बाहर का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसलिए उन नशीले कारणों का खात्मा बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर तुम उन सभी नशीले कणों को खत्म करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज सुबह जगने के बाद तुम्हें तिल का तेल लेना है और उसे मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। यह प्रक्रिया तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करना है। इसके बाद तुम्हारे शरीर में ये सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला हर सुबह 21 दिनों तक करना है। तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा, वो ये है कि स्वाद को भुलाकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हम अक्सर वो चीजें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए जो भोजन हमें सीधे प्रकृति से मिलता हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती है कि अगर आप उन प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का मन भी नहीं करे। जैसे कि बाजार में चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह वगैरह, इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर के अंदर नशीले कणों का उत्पादन होता है। नशीले कण आपके पेट से चिपक जाते हैं, जो आपके अंदर आलस्य पैदा करते हैं। इसलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य होता है, वो ये है कि आप कर्म करने के लिए संसार में आए हैं। अपना पूरा योगदान दो। जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव होते, आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा। आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा, और कर्म भोग को पूरा किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है, मेरा कर्म भोग क्या है, तो आप खुद ब खुद अपने आलस्य को खत्म करके अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात समझने की होती है, वो ये है कि हमारे बिना भी वो काम पूरा हो जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या जरूरत है। जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से मौजूद हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता, और यही सोचकर हम अपना योगदान उस काम में नहीं देते हैं। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम ये समझें कि ये काम मैं ही पूरा कर सकता हूँ और मेरे बिना ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उसके बाद आप अपने आलस्य को दूर करने में सक्षम